हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम क्लासेस में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है और आज हमें क्या पढ़ना है। तो हमने अभी तक जो कॉमर्स सिलेबस है उसका जो बेसिक या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है उसमें क्या क्या टॉपिक हमने देख लिए हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सब्सिडरी बुक्स, ये सारे हम टॉपिक अभी तक देख चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने नहीं करे हैं, इसको हम सबसे लास्ट वाली क्लास जो होगी उसका लिंक मैं जब बताऊँ आज की क्लास में बता दूंगी इसको हम कब कवर करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन हम कवर कर चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कवर कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आज हमें पढ़ना है। आज जो हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हम पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक वैसे तो लगभग हमारा जो ये बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें हमारा मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुका है। अब हमारे से दो टॉपिक बच रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सिर्फ हमारे दो टॉपिक पर बच रहे हैं, तो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो बाकी के जितने भी टॉपिक हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अगर किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखी हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं ताकि उनका बेस कवर हो जाए सारा का सारा। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बेसिक कवर होगा। चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में। ये आ गया हमारा टॉपिक आज का, क्या है, फाइनल अकाउंट। इसके जो उद्देश्य होते हैं, क्या होता है फाइनल अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं, हमेशा फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। एक तो लाभदायकता के लिए कि लाभ की स्थिति जानने के लिए हम कि हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसकी स्थिति जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और एक आर्थिक स्थिति का, भाई हमारी स्थिति कैसी है, आर्थिक फाइनेंशियल जो हमारी पोजीशन है वो कैसी है, तो उसका पता लगाने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसे क्या कहते हैं, निर्माणी खाता भी कहते हैं। और जब हम निर्माणी खाता बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो वो किसके लिए बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब पूरे जो साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम बनाते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, तो फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लेना आप लोग। और ये जो लाभदायकता या आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं इसके। जो डेबिट पक्ष में क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि हमने उस मकान का रॉ मटेरियल तो बना लिया, पर वो जो हमारा प्रोडक्शन है, जो अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी तक काम चल रहा है, तो वो क्या चीज़ होती है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अब तक पूरा नहीं हुआ है, वो आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कर चुके हैं वो आ जाएगा। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस वो क्या जाता है, डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, सेल ऑफ स्क्रैप्स, जितनी भी जो स्क्रैप बची होती सेल्स की, लास्ट में जब माल बिक जाता है और जो माल बच जाता है तो क्या कहता है, स्क्रैप कहलाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। और फिर बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो किस में आती है, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। फिर इसके बाद जो बनता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट क्या बनता है फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका हमने फॉर्मेट देख लिया है। फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो बनाया जाता है। सकल लाभ मतलब ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जैसे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसमें मौजूद होते हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें हम टॉपिक डालते हैं। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, भी इसका ही भाग होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। कैरेज जैसे एग्जांपल हो जाता है, कैरेज या कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटी, सारे क्या होते हैं, प्रत्यक्ष खर्च होते हैं। और ये इसका अब इसमें भी क्या आता है, फॉर द ईयर एंडिंग आता है। जैसे अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी साल के लिए हम बना रहेंगे उस साल की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी पूरे साल भर में ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए पूरा टोटल आता है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग परचेस रिटर्न, परचेस अगर हमें परचेस निकालनी है, नेट परचेस निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, परचेस जो होती है वो लेंगे। अगर हमने कोई परचेस रिटर्न हुआ है, परचेस रिटर्न किया है तो परचेस रिटर्न लेस हो जाता है। अगर हमने कोई भी माल का ड्राइंग किया है, आहरण किया है तो वो भी लेस हो जाएगा। और हमने कोई माल डोनेशन में या फ्री सैंपल में दिए तो वो लेस हो जाएगा। और लॉस बाय फायर से अगर कोई माल का नुकसान हुआ है तो वो भी हम उसमें से लेस कर देंगे। तो हमारी क्या आती है, नेट परचेस आती है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो हमारी सेल्स होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग COGS निकालने का। ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ही जितने भी पॉइंट लिखा है सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट, एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट से, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट से। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा टॉपिक पॉइंट नहीं है जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्यापार खाते संबंधित अंतिम व हस्तांतरण प्रविष्टियाँ, अब हम इससे रिलेटेड एंट्री देख लेते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न मतलब परचेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रय वापसी को क्रय खाते में परचेज, हम इसकी एंट्रीज देख लेते हैं डायरेक्टली, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। व्यापार खाते की डेबिट की मदों में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सकल लाभ को P&L में ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको P&L में ट्रांसफर कर देते तो क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। ऐसे ही विक्रय वापसी को विक्रय खाते में सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। व्यापार खाते की क्रेडिट की मदों में जैसे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड में आ जाएगा वही सकल लाभ हानि को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने में। तो ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने देख लिया क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब थर्ड कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये होता है शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो हम बनाते हैं क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक नाम मात्र का नॉमिनल अकाउंट होता है। परिचालन संचालन व्यय और आय, जो भी हमारी ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो भी आय और व्यय होती है वो सारी इसमें आती है। नेट प्रॉफिट अगर होता है हमें तो जो हम कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर नेट लेस नो लॉस होता है तो हम उसको कैपिटल में से माइनस करके दिखा देते हैं, ठीक है। निम्न खर्चे P&L में नहीं दिखाए जाते हैं। ये जो एक्सपेंसेस मैं बता रही हूँ अब उसको हम P&L में नहीं दिखाते हैं, जैसे आयकर, जीवन बीमा प्रीमियम, आहरण, ये पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम P&L अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। वो P&L अकाउंट में सिर्फ कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह ही हम जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह यही दिखाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेब्ट्स। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। ये एग्जांपल आपको याद करने वैसे ज़रूरी तो है, कुछ एग्जांपल जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम के तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम पूछ सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस है, तो आपको ये आना ज़रूरी है, ठीक है। लाभ हानि खाते संबंधी अंतिम प्रविष्टियाँ, अब लाभ हानि खाते से रिलेटेड क्या होती है एंट्रीज देख लेते हैं हम। परिचालन या अप्रत्यक्ष खर्चे अगर एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, हम उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर अगर हमें नेट प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर आता है अपरिचालन या अप्रत्यक्ष आय, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। तो ऑल ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अगर नेट लॉस होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, पूंजी खाते में से लेस करके दिखाते हैं, तो कैपिटल तो हमारी कम हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये हमारी एंट्रीज है किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। फिर लास्ट में हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। कौन सा अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट। अभी तक हमने कौन कौन सा अकाउंट पढ़ लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। खाता नहीं होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है। इसके डेबिट क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे विवरण कहते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती है। LHS जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें क्या आती है, लाइबिलिटीज़ आती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वहाँ पर क्या आता है, एसेट्स लिखी होती है, ठीक है।
एज ऑन एक निश्चित तिथि। जैसे हम ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में या मैनेजमेंट अकाउंट में क्या करते हैं यूज़, फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, पर जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम यूज़ करते हैं एज ऑन। एज ऑन मतलब लास्ट की जो अंतिम बैलेंस बचता है ना, सिर्फ वही बैलेंस लेते हैं, ना कि हम पूरे साल भर में टोटल लेते हैं। तो जो लास्ट की 30, जैसे मान लीजिए हम अगर 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर को उसका जो शेष बच रहा होगा ना, वो अमाउंट हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एज ऑन होता है एक निश्चित तिथि। क्रम क्या होता है इसका, 2 तरह के होते हैं इसके क्रम, तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम। तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम के बारे में अभी ये डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। ये क्या होती है, व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों टाइप के, जो व्यक्तिगत और वस्तुगत से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नाम मात्र वाले शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि नाम मात्र वाले किस में चल जाते हैं, P&L अकाउंट में चल जाते हैं, तो नाम मात्र वाले हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट के हमने कितने क्रम पढ़े हैं, 2 क्रम पढ़े हैं, तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम। तरलता क्रम देख लेते हैं कि तरलता क्रम कैसा होता है। बैलेंस शीट एज ऑन फॉर्मेट चल रहा है, फॉर्मेट भी साथ साथ ही ऐसा कैसा बनता है। LHS साइड क्या आती है, लायबिलिटी, और RHS साइड क्या आती है, एसेट्स आती है, और एक अमाउंट का कॉलम आता है। ठीक है, तो एसेट्स में अगर हम तरलता क्रम देख रहे हैं, तरलता क्रम मतलब ऐसी एसेट जो 12 महीने के अंदर कैश में परिवर्तित की जा सकती है, उसे कहते हैं तरल लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो जो सबसे पहले सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना, उनके सबसे पहले फिर उसके बाद उनके नाम आते जाते हैं। तो सबसे पहले कैश, तो तरलता क्रम सबसे ज़्यादा होती है। बैंक बैलेंस को भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, तो सेकंड पे आ जाएगा। फिर डेटर, फिर इसके बाद BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल या पेटेंट। ठीक है, ऐसे ही बैंक लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, लॉन्ग टर्म लोन। फिर कैपिटल आती है, कैपिटल आने में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करके दिखाते हैं और नेट लॉस लेस करके दिखाते हैं, तो वो आ जाता है अपना। फिर बाकी हमारा टोटल में हम अमाउंट में दिखा देते हैं। तरलता क्रम तो जो हमारा नॉर्मल बिजनेस पार्ट होता है ना, उसमें हम कम ही यूज़ करते हैं, ये चलन में नहीं होती है, बहुत कम चलन में होती है। जो हम यूज़ लेते हैं वो कहते हैं स्थायित्व क्रम लेते हैं मैक्सिमम। हम जो भी हमारे अगर नॉर्मल जीवन में दैनिक यूज़ में जो हम आते लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, स्थायित्व क्रम वाली हम लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, और जैसे ये तरलता क्रम है, स्थायित्व क्रम इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे हमने लास्ट में जो लिखा है वो सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पे जो था फिर सेकंड पहले पे आ जाता है, इस तरह से वो पूरा पलट जाता है स्थायित्व क्रम में। तो वो क्या होता है, स्थायित्व क्रम होता है। मैंने इसको लिखवाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप इसको पलट के द्वारा लिख देंगे तो वही सेम टू सेम आ जाता है। अब हम चलते हैं एक एडजस्टमेंट पे कि इसके एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, एक्रूअल यानी उपार्जन अवधारणा। एक्रूअल उपार्जन अवधारणा में कौन से आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, और भी एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं, बकाया व्यय। अन्य नाम इसका क्या है, उपार्जित व्यय, जो हमने अभी तक उसको चुकाया नहीं है, चुकाना बाकी है। चालू वर्ष में हमने इसका करा है, इसको नहीं चुकाए गए हैं, तो हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट तो ड्यू कर लेते हैं हम इसको, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में संबंधित खर्च में हम जोड़ कर दिखा देते हैं। आज तो हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, तो हमारा जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसमें क्या करके हम दिखा देते हैं, ऐड करके दिखा देते हैं। और इसको क्या करते हैं हम, जो बैलेंस शीट होता है हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, जो हमने चुकाई नहीं है, हमें आगे जाके चुकानी है, तो इस तरह से क्या है, एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से। तलपट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा हो तो केवल बैलेंस शीट की साइड में ही आता है। अगर इसको हमें फुट नोट में नीचे दे रखा हो टिप्पणी के रूप में, तो हम इसको P&L और बैलेंस शीट दोनों साइड करेंगे। पर अगर इसको हमें ट्रायल बैलेंस पे दे रखा है तो हम सिर्फ बैलेंस शीट में ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम पहले ही चुका चुके हैं, चालू वर्ष में ही चुका चुके हैं आने वाले एक्सपेंसेस को। ठीक है, उसको दूसरा नाम क्या है, पेश की हुए। ये जो एक्स्ट्रा नाम मैं अलग से लिखाती हूँ, इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस अकाउंट हमने पहले ही जो हमने एक्सपेंसेस पहले ही कर दिया उसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से। इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग या P&L में जो संबंधित खर्च होता है उसमें से लेस करके दिखा देते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो हमारे बढ़ के आ रहे हैं, तो हमें क्या, इसका चालू वर्ष
के ही चाहिए हमें, तो हम उसमें से लेस करके जितना भी ज़्यादा हमने चुकाया है वो लेस करके दिखा देते हैं। और बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एसेट्स बन गई तो हमने एक्स्ट्रा चुका दिया है, तो हम वापस लेना आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देते हैं। ऐसे ही आता है एक्रूड इनकम, यानी उपार्जित आय, जो हमने हमने कमा तो ली है पर वो हमें तक अभी तक मिली नहीं है। ऐसी आय क्या कहलाती है, एक्रूड इनकम, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम, बकाया आय, चालू लेखा वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई। हमने हमारे लिए तो वो इनकम है, हमने तो कमा चुके हैं पर हमें नहीं प्राप्त हुई है, तो क्या आ जाती है, एक्रूड इनकम। इसका एंट्री क्या होती है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ड्यू कर ली, तो इनकम अकाउंट तो क्रेडिट हो गया और एक्रूड इनकम क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, जो P&L की क्रेडिट साइड में संबंधित आय में जोड़कर, क्योंकि इनकम तो क्या आती है, क्रेडिट साइड में आती है, तो हमारी जो आय तो कम दिख रही है, हमें तो एक पूरी चालू वर्ष की एक्चुअल आय चाहिए, तो जितनी हमने नहीं कमाई उसको भी ऐड करके दिखा देंगे उसमें। कमा लिए पर हमें मिली नहीं है, उसको ऐड करके दिखा देंगे। और बैलेंस शीट की एसेट आय में, क्योंकि हमने कमा तो ली पर हमें मिली नहीं है, तो हमारे लिए तो एसेट्स है अभी तक ये, तो उसका क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे। अनुपार्जित आय, आगामी लिखा वर्ष अवधि की आय चालू वर्ष में ही प्राप्त, हमारी वो इनकम नहीं है, वो हमारी इनकम कौन से रिलेटेड है, आगे आने वाले वर्ष से रिलेटेड है, पर वो हमें इसी साल में प्राप्त हो गई है, तो वो कौन सी आय कहलाती है, अनअर्न्ड इनकम, अग्रिम प्राप्त आय या पूर्वदत्त आय, जो हमें पहले ही प्राप्त होगी पर वो हमारी अभी तक आने वाली आगामी वर्ष की जो भी हमारी आय थी वो हमें चालू वर्ष में प्राप्त होगी, तो इसको हम वापस जो रिवर्स कर देंगे, तो इनकम अकाउंट तो क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ऐसा एक्सपेंसिव ट्रीट कर लेंगे इसको। तो और टू अनअर्न्ड इनकम, उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, जो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड है उसमें हमारी इनकम बढ़ के आ रही है तो हम उसको कम करके दिखा देंगे, तो हम क्या करते हैं, उसमें से घटा कर दिखा देंगे, और जो बैलेंस साइड की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माल होता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर तलपट के बाहर दे रखा होता है तो दोनों तरफ एंट्री होती है, एक तो P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी होती है और एक बैलेंस शीट में होती है, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। और अगर बाहर एंट्री तलपट के अंदर दे रखी हो तो सिर्फ एक ही जगह एडजस्टमेंट करते हैं हम, कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही इसका हम एंट्री करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको नहीं दिखाएंगे। फिर आता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। फर्स्ट 2 पॉइंट होते हैं इसका, कि ऐसा कमीशन चार्ज करने के पूर्व के लाभों पर कमीशन दिया जाए। कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर। एग्ज़ाम में आपको दे रखा होगा कि जो कमीशन है वो पूर्व के लाभों पर कमीशन दिया जाए। किस पे, पूर्व के लाभ पर, चार्ज करने के पूर्व के लाभ पर। हमने ये कमीशन चार्ज नहीं किया है, जो बिना चार्ज करे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उस पर दिया जाए, तो उसके लिए प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सर्ज कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पर अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो जो कमीशन हमने जो पे किया है वो क्या है, चार्ज करने के बाद के लाभों पर दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सर्ज डेप्रेशन। दोनों में पॉइंट में अगर आपको दे रखा होगा तो आपको कैसे निकालना होगा, दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब आपको देखना होगा कंडीशन कौन सी दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है या सेकंड दे रखी है। अगर फर्स्ट दे रखी है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सेकंड दे रखी तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आता है पूंजी पर ब्याज। अगर हमने पूंजी पर ब्याज दिया है तो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी बढ़ गई है क्योंकि हमें क्या, पूंजी पर ब्याज मिला है, तो कैपिटल तो बढ़ गई और हमने क्या हुआ, इंटरेस्ट को क्या ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इसको क्या एडजस्टमेंट क्या होता है, P&L के डेबिट साइड में, जो P&L का हमारा डेबिट साइड होता है ना उसमें हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए तो क्या है, ये खर्चा है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया P&L के डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ऐड करके दिखा देंगे। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है उसकी ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी कैपिटल तो बढ़ गई है इससे, तो हम उसको ऐड करके दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए तो इनकम होगी, पर जो ड्राइंग वाले के लिए तो ड्राइंग अकाउंट तो बढ़ गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अभी हमारे लिए इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, P&L का अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट की कैपिटल में से इसको हम घटा कर दिखा देंगे, क्योंकि इससे हमारी क्या कैपिटल कम हो जाती है। फिर तलपट में दे रखा हो तो P&L के क्रेडिट साइड में आता है, और अगर तलपट में दे रखा हो इसका सिर्फ एडजस्टमेंट, तो उसको क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे पर सिर्फ P&L के क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। एडजस्टमेंट क्या होता है, P&L के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस है, और बैलेंस शीट के एसेट्स से जो भी एसेट से रिलेटेड है उसमें से घटाकर दिखा देते हैं हम बैलेंस शीट में शो करने के लिए। ठीक है, अगर हमने कोई माल है जो हमने पसंदगी पर भेजा हुआ और उसके लिए कंडीशन दे रखी 2, अगर वो माल 31 मार्च तक ग्राहक की स्वीकृति नहीं मिली हो, तो अगर हमें 31 मार्च तक
उस माल की हमें ग्राहक से स्वीकृति नहीं मिली है कि भाई वो उन्होंने अप्रूव किया है नहीं, तो क्या होता है फर्स्ट जो उसकी फर्स्ट मेथड है वो क्या है, पसंदगी पर भेजे गए माल की प्रविष्टि नहीं करते हैं। जो हमने पसंदगी पर भेजे माल अगर हमें नहीं मिली, अभी तक उसके अप्रूवल ही नहीं आया वहाँ से, तो क्या करेंगे, हम जो माल भेजा है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे स्मारक यानी मेमोरेंडल अकाउंट में उसका लिखा करेंगे, उसकी एंट्री इसमें करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे, क्लोजिंग अकाउंट में ऐड करके दिखा देंगे। इसको क्या कर देंगे, क्लोजिंग अकाउंट में ऐड करके, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बस जो हमारा मेमोरेंडम अकाउंट है उसमें और क्लोजिंग अकाउंट में ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड मेथड क्या है इसका, जब विक्रय मानकर लेखा कर लिया हो, या तो हमें इसकी एंट्री नहीं करेंगे या फिर हम ऐसा मान लेते हैं भाई, एजम्पशन ले लेते हैं कि हाँ इसकी सेल हो चुकी है, तो अगर विक्रय निरस्त करने पर अगर सेल्स अगर है ना माल लिया है, पर अगर जब विक्रय निरस्त हो गया, सामने से अप्रूवल आ गया, तो हम क्या कर देंगे, विक्रय निरस्त कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल को वापस डेबिट कर देंगे, और टू डेटर अकाउंट जो भी था डेटर वापस कम हो जाएगा। ठीक है। लागत मूल्य से सेलिंग प्राइस से तो हम ये करेंगे, और अगर सेलिंग प्राइस से करेंगे तो क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से घटाकर दिखा देते हैं इसको। जब अगर माल जो हमने बेचा हुआ माना है अगर वो निरस्त हो जाता है यानी कैंसिल कर देते हैं उसको, तो हम क्या कर देंगे, सेल्स हमारी कम करके दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में से, और बैलेंस शीट के डेटर में से भी हम उसको घटा के दिखा देंगे। तो ये था सेलिंग वाला। पर अगर हम कॉस्ट से इसकी एंट्री करते हैं तो क्या होता है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से घटाकर दिखाएंगे और बैलेंस शीट में से स्टॉक में से ऐड करके दिखा देंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि याद करके जाइए, ताकि आप इसको अच्छे से अटेंड कर सके एग्ज़ाम में। फिर आता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट में उपार्जन अवधारणा या रूढ़िवादिता की ये क्या कौन सी होती है, एक उपार्जन अवधारणा होती है, या फिर इसको रूढ़िवादिता की परंपरा भी कहते हैं। डेटर, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ये सारे इसमें ही आते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है इसका, प्रोविज़न फॉर उसका पीनल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, प्रोविज़न बना देते हैं इनके लिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। डूबत ऋण के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। पहले तो हमने क्या कर दिया, प्रोविज़न फॉर अगर हमें कोई बेड डेप्ट हुई है तो क्या कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट, और उसको हम पीनल में ट्रांसफर कर देंगे, पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट्स का जो क्रेडिट डेबिट साइड उसमें जाता है टू बेड डेप्ट, टू फ्यूचर बेड डेप्ट, टू बैलेंस शीट, और क्रेडिट साइड क्या आता है, बाय बैलेंस शीट ओल्ड प्रोविज़न जो भी होता है, बाय पी&एल अकाउंट। जो ये पी&एल अकाउंट है वो क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज बाय से बढ़ाई है, हमें जो उतनी भी परसेंटेज इंक्रीज बाय। वैसे तो ये ना मैंने आपको लिखने टॉपिक क्या, आप अगर आपका भी कुछ ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं आएगा, बस ये टू बेड डेट्स किसके अनुसार होता है ये पूछ सकते हैं कि तलपट के अनुसार। ये टू फ्यूचर बेड डेट्स क्या होता है, अतिरिक्त जो सूचना के आधार अनुसार हमने बनाया जाता है। बैलेंस सीडी जो बचता है वो न्यू प्रोविज़न के आधार पर होता है, और जो बैलेंस बीडी होता है वो ओल्ड प्रोविज़न के आधार पर होता है। और इन्फॉर्मेशन प्रतिशत अप टू अमाउंट को बैलेंस शीट। और आपके एग्जाम में वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं वो इतना बड़ा, तो ये मेन में आपको फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है, और जो मैंने लिख रखा है वो पॉइंट उसका एडजस्टमेंट जरूर पूछ सकता है कि इसका एडजस्टमेंट क्या होता है। तो पी&एल अकाउंट में क्या कर देते हैं इसको, टू पीबीडीडी के नाम से, प्रोविज़न फॉर बेड डेट, प्रोविज़न फॉर बेड डाउटफुल डेट्स के नाम से दिखा देते हैं, और बैलेंस शीट में टू बैलेंस सीडी न्यू प्रोविज़न के नाम से इसको दिखा देते हैं। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री क्या होती है, पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में डेटर में से इसको कटा के दिखा देता है, क्योंकि ये डेटर से रिलेटेड होता है। डूबत ऋण संधि ऋणों के लिए आयोजन करने के बाद देनदारों पर बट्टे का आयोजन किया जाता है। हम जो देनदारों को हम डिस्काउंट देते हैं वो कब निकालने के बाद करते हैं, जब अगर हमें कोई भी पीबीडीबी दे रखा होगा तो उसको अमाउंट को हम लेस करने के बाद ही उसमें से डिस्काउंट हटाएंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, डेटर माइनस एफबीडी माइनस न्यू प्रोविज़न माइनस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई अगर हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डेटर माइनस एफबीडी माइनस फ्यूचर बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविज़न माइनस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है। फिर आता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, लेनदारों को बट्टे के लिए आयोजन। हम लेनदारों से बट्टा लेना है तो हमारे लिए क्या हो गया, इधर रिजर्व हो गया, इनसे इनकम होगी। तो सामान्यतः वैसे तो ये नहीं बनाया जाता है,
यहाँ पर इसकी अगर हम एंट्री देखें तो क्या होता है, रिजर्व ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अगर इसका एडजस्टमेंट भी देखें तो क्या होता है, P&L अकाउंट को क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं क्योंकि एज इनकम होती है हमारे लिए, और P&L में क्रेडिटर में से इसको घटा के, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है इससे, तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिटर में से घटा के दिखा देते हैं। म्यूचुअल डेप्ट यानी परस्पर ऋण, कम राशि क्या होती है, डेटर लेस करके दिखा देते हैं। जो म्यूचुअल डेप्ट होती है उसको क्या करते हैं, डेटर में से तो लेस करके दिखा देते हैं, और क्रेडिटर में से लेस करके दिखा देते हैं। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू म्यूचुअल डेट मतलब डेटर और क्रेडिटर ने आपस में ही लेन देन कर रखा हो, तो हम क्या कर देते हैं, डेटर डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिटर डेबिट होता है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट होता है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये म्यूचुअल डेब्ट हो जाती है। ठीक है, बिक्री कर क्या होता है, सेल्स होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स हम करते हैं जो, तो सेल्स में से जितना अमाउंट बिक्री करके उसको लेस करने के जो नेट अमाउंट आएगा वो दिखा देंगे, और जो सेल्स बिक्री करे उसको अलग से दिखा देंगे टू सेल्स अकाउंट या GST अकाउंट के नाम से। ठीक है, और इसको हम जब अगर बैंक में जमा करवा देते हैं तो क्या हो जाता है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक का पैसा कम हो गया तो उसको हम एडजस्टमेंट क्या होता है इसका, बैंक की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। बैंक क्योंकि हमारे लिए जो टैक्स है वो एक लायबिलिटी होती है, तो उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स, सैलरी अकाउंट, सैलरी होती है, सैलरी एक्सपेंसेस होती है, उस पर हम पे कर रहे हैं टू बैंक अमाउंट और टू इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे। ठीक है, और TDS को भी हम फिर पे कर देते हैं। तो ये सारी एंट्रीज थी हमारी, इन सबको, ये सारा जो था फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ोगे तब जाके ही आप इस चैप्टर को पूरा कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसमें एंट्रीज ज़्यादा आ रही है, तो आपको इसको थोड़ा समझने में, याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, अगर आप उन्हीं की तरह चलेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारे चीज़ इसमें कवर है, तो आपको अलग से इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल बटन के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो आगे अपलोड करती जाऊँ आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए कि आज ये वीडियो अपलोड हो गई है, ताकि आप जाके उसे पढ़ सके और अपना बेस कवर कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।